हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पलर जो कि आपके सीटेट ने आपके लिए जारी किए हैं। मतलब कि वो क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा एक एग्जाम्पलर सीटेट ने दिया है, कुछ आइटम्स दिए हैं। ठीक है, तो हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी था, तो ये जो है फ़िलहाल इंग्लिश में ही अवेलेबल है, पर मैं इनको कम्प्लीटली आपको हिंदी में बता करके चलूँगी। ठीक है, चलिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सीटेट में आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें नया दिखाया गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। देखो, अगर आपने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है तो लेव वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में एक चीज़ बोलते हैं कि जब बच्चा अपने आप से बात करता है उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो वो अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने कामों को वो गाइडेंस देता है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि आप जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं उस हिसाब से जो बच्ची साइना है अपने आप से बात कर रही है उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन इसको हम क्या चीज़ कहेंगे, किस चीज़ का साइन है ये, हमेशा ये पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बट इस बार ये पूछा गया है कि साइना जो है वो प्राइवेट स्पीच कर रही है, उसका क्या मतलब है, क्या साइन है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने ही कार्यों को डायरेक्शन देना। आपने खुद देखा होगा जब आप सीटेट में जाते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, हम भी ऐसा करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आप करते होंगे ऐसा ना, जब हम जैसे सीटेट में आप जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा मैंने अपना रोल नंबर रख लिया, अच्छा मैंने ये भी रख लिया, अच्छा मैंने ये रख लिया, अच्छा एक आइडेंटिटी प्रूफ रख लिया। ये सब बातें हम क्या कर रहे होते हैं, खुद से ही कर रहे होते हैं। दैट मीन हम क्या है, प्राइवेट स्पीच है। और ये सब करके क्या करते हैं, हम अपने कार्यों को, अपने चीज़ों को हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। समझ के चलना सारे क्वेश्चंस को, वरना ये एग्जाम्पलर तो आपका सीटेट की साइड पे पड़ा ही है, मेरा समझाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रूर समझना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट नो पर्सन शुड स्टील अ ड्रग फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप इवन इफ इट टू सेव अ ह्यूमन लाइफ बिकॉज ही और शी विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ़ ही डज सो। देखो, इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि एक बच्चा ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि किसी को भी जो है, जो ड्रग है वो स्टील नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी इंसान की जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए ड्रग चोरी, इसने कहा है क्योंकि उसको क्या करना होगा, जेल भेज देंगे। अगर वो ड्रग चोरी करेगा तो उसको पकड़ करके पुलिस जो है वो जेल भेज देगी। एक बच्चे के दिमाग में ये आर्ग्यूमेंट है, एक बातें हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। कोलबर्ग की बहुत सारी स्टेजेस हैं, जिसमें एक स्टेज में बच्चा ये कहता है कि सिर्फ पनिशमेंट मिले हैं, पनिशमेंट मिलेगी इसलिए हमें ये मॉरलिटी अपनानी चाहिए। एक स्टेज में बच्चा ये कहता है कि सोशल ऑर्डर खराब ना हो इसलिए हमें ये मॉरलिटी रखनी चाहिए। एक स्टेज है जिसमें बच्चा यूनिवर्सल एथिकल में ये कहता है कि चाहे जो मर्जी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमें अपने मॉरलिटी से नहीं हटना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी हो गए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें जेल ना भेज दिया जाए इसलिए हमें ये काम नहीं करना। दैट मीन पनिशमेंट और ओबीडियंस की आपकी जो स्टेज है वो है कि पनिशमेंट से बचने के लिए जब आप लॉ और ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होगा, आपका ये वाला स्टेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं सीटेट में और हमेशा पूछे जाते रहेंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब बच्चा दिशाओं में सोच सके। तो आंसर क्या रहेगा आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस। बाकी सारे आंसर क्या है, डू यू आंसर दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, हाँ या ना वाले क्वेश्चन है। राइट आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू, तो आप येस और नो में आंसर दोगे। बाकी 3 येस नो वाले, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कितने डिफरेंट वेज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है तो आप ये इमेज याद रखना कि एक छोटा बच्चा ये कहेगा मुझे घर जाने के लिए 3 रास्ते, 4 रास्ते, 5 रास्ते पता है मम्मा, अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है चलो इस वाले रास्ते से चलते हैं, ये वाला शॉर्टकट पता है, ये शॉर्टकट पता है, ये शॉर्टकट पता है। दैट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है इंटेलिजेंस से आपका क्वेश्चन। देखो, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में हमेशा मैं मजाक करती हूँ
कि इंडियन शादी में जैसे आपके मामा, फूफा, जीजा ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वैसे ही सीटेट की त्यौहार में, सीटेट की शादी में, सीटेट के पेपर में एक आपके पियाजे हैं, एक वाइगॉत्स्की है, एक कोवलबर्ग है, ये 3 आपके बिल्कुल एकदम चीफ गेस्ट रहते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की थ्योरी आपके गार्डनर अंकल जो हैं वो हमेशा बिल्कुल टॉप पे रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ना बने 5 ऐसा हुआ नहीं कभी भी आज तक सीटेट के इतिहास में, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग हाउ गुड अ पर्सन वुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, ठीक है। या फिर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन कन्वर्जेंट मैनर। हम सीधा सीधा ऑप्शन पे छोड़ करके हम आंसर पे जाते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी डायमेंशनल चीज़ है आपकी, जो कि क्या है आपकी नॉट एंटायरली मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ किसी एक 100 में से 99 लाने वाले को आप इंटेलिजेंट नहीं कह सकते हो। वो हो सकता है बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो इंटेलिजेंट ना हो, तो इसीलिए मल्टी डायमेंशनल है। किसी एक क्षेत्र में अगर अच्छा है कोई इंसान तो आप उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। आप देखो एक बच्चा है, इसने क्या बोला है कि बच्चा जो है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़। बच्चे को अगर आप रिपीटेडली लर्निंग में एंगेज करने के लिए कहोगे, वो भी किसके थ्रू? या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो लर्निंग करे, या तो फिर वो रिवॉर्ड को लेने के लिए लर्निंग करे, यानी इनाम पाने के लिए लर्निंग करे। तो उससे क्या होगा? देखो, या तो आप एक बच्चे को, हमेशा आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते होंगे जिनको डंडे पड़ते हैं और तभी वो होमवर्क करते हैं। मतलब जब तक उसको 4-5 डंडे लग ना जाए तब तक वो होमवर्क नहीं करेगा। मतलब वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए सिर्फ काम करेगा। एक है जिसको हमेशा वेरी गुड चाहिए होता है, वेरी गुड ना दो तो उसको मतलब खाना हजम नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए होमवर्क करता है। तो ये दोनों ही चीज़ों से हमें बचना है। इससे क्या होगा? डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। इससे क्या होगा? उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट होगा ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यूरियोसिटी जो है उनकी हर एक चीज़ को जानने की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा? या तो वो डंडे से बचने के लिए काम करेंगे, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ शाबाशी के लिए या फिर कोई इनाम पाने के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर वॉज ऑब्जर्व्ड विनोद एज ही वॉज इंगेज इन मेकिंग अ मॉडल। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए आपको अपनी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी करने की ज़रूरत है। रीडिंग स्पीड अच्छी करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ आप लोग, और इस बार सिर्फ पिछले 4 साल के मत उठाना। मैं ये कहूँगी 2012-13 के भी उठाना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी ही आती थी। जब स्टार्टिंग में सीटेट शुरू हुआ था तब ऐसी ही क्वेश्चन की लैंग्वेज आया करती थी, तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करना। इस बार 1 या 2 पेपर तो ज़रूर उठाना, बिल्कुल पुराने आप, ठीक है। बाकी 1-2 जो है वो यहाँ के उठा लेना स्टार्टिंग वाले। तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि विनोद जो है एज ही वॉज एंगेजिंग इन मेकिंग अ मॉडल, वो एक मॉडल बना रहा है, मिर्ज़ापुर का बिल्कुल रेप्लिका बना रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि उसने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बना दिया है, और उन्होंने मतलब जो उसका मेंटल मैप है उसके अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बना दी है जैसा कि वो एग्जैक्टली वो जगह है। तो ये जो है किस इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है? तो ये आपका स्पेशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्पेस से रिलेटेड है, जो कि आपके इंजीनियर्स में पाई जाती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स में पाई जाती है। मतलब कहाँ क्या चीज़ रखनी है, कैसे करना है, वो सारा अपने माइंड में एक मैप तैयार कर लेना और उसको पेपर पे उतार देना और उसको फिर ग्राउंड पे उतार देना, उसको हम कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पोस्टुलेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद, ठीक है। रचनावाद का मतलब ये है कि जब बच्चे को आप चीज़ें खुद से करने दें, ठीक है। एज अ टीचर डंडा लेके उसके ऊपर ना खड़े रहें कि मैं ही करवाऊंगा, मैं ही मतलब तुम्हारा भगवान हूँ। आप चीज़ें खुद से उसको कंस्ट्रक्ट करने दें, उसी को कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो यहाँ पे बात होती है इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज एंड स्किल। बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पे आपको बात हो एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं, वो आंसर हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर माइंड। देखो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड के द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रही है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रिइंफोर्स्ड टू इंश्योर लर्निंग। यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात होगी है कि खुद से नहीं करेगा बच्चा, उसको आपको रिइंफोर्स करना पड़ेगा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा। लर्निंग इज अ सोशली मेडिएटेड प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में सीखता है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये इस तरीके के ऑप्शंस जो है ना, अभी आपने देखा होगा एमटेट में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, एक भी आपने अगर ऑप्शन गलत चूज कर लिया तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से
और बड़े ही ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, बस इतना ही चेंज आने वाला है। अदरवाइज सिलेबस में तो सीटेट ने चेंज किया नहीं है, तो और कोई चारा ही नहीं है कि क्वेश्चन को कहीं पे घुमा सके, तो हल्का सा यही घुमाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 6-7 क्वेश्चन इन्होंने CDP के डाले हुए थे, तो ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। यहाँ आपका ये पेपर 2 आ गया है, इसमें भी हम कुछ CDP के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी देखते हैं कि CDP के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल। ये भी बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगे, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नूर एक लड़की है जो अपना टिफिन जो है वो घर भूल गई है। वो तानिया को कहती है कि तुम अपना टिफिन में से शेयर करो, एंड यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। तुम इसलिए शेयर करो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ में येस्टरडे को अपना टिफिन शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक्सचेंज की बात हो रही है, तो ये कन्वेंशनल स्टेज है आपकी लॉरेंस कॉलबर्ग की, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा ये कहता है तू मेरे लिए ये करेगा तब मैं तेरे लिए ये करूँगा। जैसे आपके घर में भाई होंगे ना, वो कहेंगे अच्छा शॉप से मुझे ये सामान ला दे, कहेगा मुझे क्या मिलेगा, अच्छा पहले मुझे दे 100 रुपीज़, मैं अपने लिए कुछ लेके आऊँगा, उसके बाद तेरा ये काम कर दूंगा। तो ये क्या है आपका, ये वही स्टेज है बच्चे की, एक्सचेंज और कन्वेंशनल इसको कहते हैं, यानी कि टिट फॉर टैट, तुमने मेरे लिए ये किया तब मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट ऑफ एज 6 to 8 ईयर इन द क्लासरूम शुड। देखो 6 to 8 ईयर का जो बच्चा होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा होता है आपका। प्रेजेंट प्रॉब्लम द रिक्वायर लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा बच्चे का वो किस तरीके का होगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम द रिक्वायर लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग। उसमें क्या होगा, एनालिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी बच्चे के अंदर, जो 6 to 8 ईयर्स का बच्चा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। अब ये क्या है, यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट आपको दे दी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पहले EVS में पूछे जाते हैं, जैसे झूम खेती से रिलेटेड पूछ लिया, अच्छा झूम खेती में ये होता है, ये होता है, ये होता है, नीचे ऑप्शन में दे दिया 1 to 3 ठीक है, 1 to 4 ठीक है, इस तरीके से। पर इस बार CDP में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं ये, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, ठीक है। आ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइज वर्ड और लेटर, पुअर वोकेबलरी स्किल है, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वॉज सेड, व्हाट वॉज रीड, ठीक है। ये सारे के सारे साइंस जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बच्चे को क्या है, पढ़ने में एंजाइटी हो रही है, लेटर्स को वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, B लिखा है उसको D बोल रहा है, M लिखा है उसको W बोल रहा है, 9 लिखा है उसको 6 बोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वॉज लिखा हुआ है उसको वो 100 पढ़ रहा है। तो ये इस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी में आती है, जिसको हम अगर पर्टिकुलरली बात करें तो डिसलेक्सिया कहते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया हमसे कि क्या चीज़ है, तो हम इसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आ गए हमारे गार्डनर अंकल जी। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। गार्डन की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की जो क्या कैरेक्टराइज्ड ये होनी चाहिए, किस इंटेलिजेंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे कहानी बदलेगी आपकी, यहाँ क्या है, दूसरों के मूड को समझना, दूसरों के टेम्परामेंट को समझना, मोटिवेशन को समझना, इंटेंशंस को समझना, लेकिन सब कुछ क्या, दूसरों का समझना। जब भी आपसे पूछा जाए कि अदर्स की इंटेंशंस को समझना, तो वो हमेशा इंटरपर्सनल में आएगा। जैसे कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, ये A स्कूल, ये B स्कूल, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगा जब स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि खुद का टेम्परेचर, सेल्फ मूड, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंटेंशंस की बात की जाए खुद के बारे में, तो वो आपका होगा इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। 2 मोटिवेशन होते हैं, एक होते हैं आपका इंट्रिंसिक आपका, और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 मोटिवेशन होते हैं। इंट्रिंसिक यानी कि जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, आप अपनी सेल्फ ग्रोइंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए जब आप काम करते हैं तो इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक जब होता है जब आपको हमेशा किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, अच्छा ये
मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे पैसे मिलेंगे, मैं सीख रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे गुड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक की बात हो रही है कि बाहरी अभिप्रेरणा किसको कहते हैं। आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, ठीक है। मैं अपना होमवर्क इसलिए करूंगा क्योंकि टीचर मुझे क्या करेगी, मार्क्स देगी। अब देखो, आई एंजॉय कंप्लीटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो फन। अगर ये आ जाता तो हम क्या कहते हैं इसको, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं अपना होमवर्क करता हूँ। आई लर्न सो मच व्हेन आई कंप्लीट माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। मैं अपना होमवर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे कॉन्सेप्ट्स को बेटर बना करके देता है, मुझे कॉन्सेप्ट्स बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। तो ये तीनों क्या है, आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। 4 और ऑप्शन आ जाए, यहाँ पे इंट्रिंसिक आ जाए तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आंसर मतलब जो ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय 4 डिफरेंट टीचर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि डायग्नोस का मतलब क्या होता है, जब भी बच्चे की कमी का पता लगाया जाए उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक, यानी बच्चे में क्या कमी है, कहाँ लर्निंग में उसके गैप है, उसको हम डायग्नोस्ट कहते हैं। और अगर उसको हम ठीक करते हैं, उसको मतलब उसको जब भी हम कोई रेमेडी देते हैं उसको रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका, मिस्टर सिन्हा आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट विच कंसेप्ट टॉट इन प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट मास्टर्ड, ठीक है। कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने क्या है, मास्टर किया है, वो बात इन्होंने कही है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, डायग्नोस्टिक में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, कि सिमीज मदर सो दैट सिमी हैड कंप्लीटेड अ वेरी टफ असाइनमेंट आफ्टर डिवोटिंग अ डेडिकेटेड टाइम ऑफ एन आवर। सिमी की मम्मा ने देखा कि सिमी ने एक बहुत ही टफ असाइनमेंट को पूरा किया है अपना टाइम दे करके। टू एनकरेज दिस गुड स्टडी हैबिट सिमीज मदर गेव हर अ ब्यूटीफुल पेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज सिमीज मदर अप्लाइंग। कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो है उसकी मम्मा अप्लाई कर रही है। ऐसी मतलब दया तो कभी कभी हम मम्मियाँ कर ही देती हैं। जब बच्चा आपका होमवर्क कर दे, बिना बोले कर दे और कई देर तक पढ़ ले तो बड़ा प्यार आ जाता है उसके ऊपर, वाह ये कितना अच्छा बच्चा है मेरा, चलो मैं इसको एक चॉकलेट दे देती हूँ, है ना, कितने अच्छे से इसने होमवर्क कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ताकि बच्चा जो है इस एक्टिविटी को फिर से करे। लेकिन ये चीज़ जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़ को आपको रिपीट में नहीं देना है कि रोज़ उसको चॉकलेट देने लग जाओ, फिर उसको क्या होगा, फिर उसको जो नेचुरल उसकी क्यूरियोसिटी है, जो नेचुरली होमवर्क करने की आदत है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा रिवॉर्ड्स पे या पनिशमेंट पे। तो कभी कभी ऐसा रिइंफोर्समेंट देना अच्छा होता है। तो ये आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे जो मैंने सीडीपी के आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं मेन तरीके से, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो पैसेज को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जिससे कि आपको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा समझ ना हो, तब भी आप पैसेज को डील कर पाएंगे आराम से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।